जय हिंद। सभी माताओं और बहनों को आज़ाद CGPSC एकेडमी की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस कल 15 अगस्त को हो चुका है। हम सभी ने अपने देश के स्वतंत्रता के उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया है ना। अब आपके लिए परीक्षा की तारीख जो है वो है 27 अगस्त। आज हो गया है 16 अगस्त। 16 अगस्त से लेकर 27 अगस्त अगर आप देखें तो 16 और 10 26 और ठीक 11वें दिन, आज से ठीक 11वें दिन आपके महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा होने वाली है। इस महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाने वाली है। बहुत से बारे में इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत सी चीज़ों के बारे में। इसी में से बहुत से सिलेबस में से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए आज़ाद CGPSC अपने संपूर्ण सीरीज़ के तहत एक बार फिर से लेकर आया है बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं माताएं और बहनें, उन सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए। तो मैं इस सीरीज़ को ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। ये एक पूरी तरीके से संपूर्ण सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप बार बार सुनते रहेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, है ना। और इससे सीधे सीधे प्रश्न आपको आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सीरीज़। और इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम जो आपके लिए बहुत वेरी IMP है। ये चीज़ आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग इसमें जहाँ जहाँ पे समस्या होगा कमेंट करते जाना और उसको जो भी चीज़ होगा हम उसमें अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ था सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0। पूर्व में ICDS का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। डेवलपमेंट और ये चाइल्ड, ये डेवलपमेंट और ये स्कीम, अर्थात समन्वित, एकीकृत को कहा जाता है समन्वित, चाइल्ड को कहा जाता है बाल, डेवलपमेंट को कहा जाता है विकास और स्कीम को कहा जाता है प्रोग्राम या कार्यक्रम, जो भी बोलते हैं आप, है ना, ये योजना। तो समन्वित बाल विकास योजना या कार्यक्रम जिस भी नाम से ये चल रहा है, ये उसी नाम से ये हमेशा चलता रहा है ना। तो ये वाला चीज़ जो है ये अब जो चलता है वो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से ये ICDS जो योजना है वो चल रही है स्कीम, है ना। तो ये इस स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना शुरुआत की गई थी। समेकित बाल विकास सेवाओं के नाम से ये आरंभ की गई थी। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। आज जिस आंगनबाड़ी केंद्र के सुपरवाइज़र आप बनने जा रहे हैं, उस सुपरवाइज़र के बनने से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना का जो कदम था वो इसी से आया था। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है, इसमें केंद्र का भरपूर योगदान होता है ना। चलिए इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चों के मानसिक अर्थात मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास को मजबूत करना है। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना इसका उद्देश्य होता है। इसका और उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण को कम करना, रुग्णता को कम करना और स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, साला त्याग दर, है ना, साला त्याग दर, इस चीज़ को कम करना। इन चीज़ों के लिए आंगनबाड़ी की स्थापना की जाती है। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। क्या क्या चीज़ के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना है? एक तो पोषण के लिए बढ़ाना है और जो सामान्य अवस्था में जो पोषण और विकास है, इन दोनों चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से इसमें इंकलकेट करना, महिलाओं को ये चीज़ सिखाना, है ना। तो ये चीज़ को इस प्रकार से माताओं के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है वो सक्षम आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो उद्देश्य है, आंगनबाड़ी का जो उद्देश्य है वो ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आंगनबाड़ी ICDS के तहत 6 प्रकार की सेवाओं का इसमें एकीकरण किया गया था। इस 6 प्रकार की सेवाओं में क्या है? सबसे पहले टीकाकरण है, दूसरा है स्वास्थ्य जांच, तीसरा है संदर्भ सेवाएं, चौथा है पूरक पोषण आहार, पाँचवा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और छठवां है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है।
ये जो टीकाकरण है, टीकाकरण के हितग्राही कौन होते हैं? टीकाकरण के हितग्राही होंगे गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चे। स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जांच के लिए कौन होगा? तो गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं एवं 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसके हितग्राही होंगे। संदर्भ सेवाओं में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे और खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ये इसके हितग्राही होंगी। गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, राइट, मतलब शिशुवती मतलब जिनके बच्चे हैं वो 0 से 6 वर्ष तक। उसके बाद फिर पूरक पोषण आहार के जो हितग्राही कौन होंगे? एक तो गर्भवती महिला, एक है शिशुवती महिला और एक 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे। 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध का ही सेवन करना चाहिए। ये चीज़ आपको भी पता है ना? आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए ये चीज़। ये आपको बाल विकास के जब पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया है उस समय इस चीज़ को पूरा बताया गया है, ठीक है। तो पूरक पोषण आहार के हितग्राही कौन कौन होंगे? पहले गर्भवती महिलाएं, दूसरा शिशुवती माताएं, तीसरा 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के हितग्राही कौन होंगे? 15 से 45 साल की महिलाएं, 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं इसके हितग्राही होंगे। जो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, अर्थात ये आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी के बाद एक बालवाड़ी का जो कंसेप्ट आया, बालवाड़ी या फिर एक बालवाटिका प्रोजेक्ट चलता है। बालवाटिका अभी 2-3 दिन पहले ही, शायद 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त को हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए नई बाल वाटिका पुस्तिका जारी की है। ये चीज़ आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बाल वाटिका के लिए पुस्तिका जारी की है। तो बाल वाटिका के लिए एकमात्र पुस्तिका जारी करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो बाल वाटिका पुस्तिका है ना, तो ये बच्चे लोग को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, इस सब चीज़ के बारे में इसे दिया हुआ है। बच्चों को कैसी कहानी सुनानी चाहिए, उसमें मोरल क्या होगा, उससे सीख क्या मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें से प्रश्न क्या क्या बनता है कि टीकाकरण के हितग्राही कौन है, संदर्भ जो समन्वित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत किन किन सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये 2 प्रकार का ऑप्शन, 2 प्रकार हो गया। तीसरा ये चीज़ यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के लिए किस आयु वर्ष के बच्चे अलाउड रहते हैं? तो आपको यहाँ से 6 माह से लेकर 6 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष और 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। अगर आपको ऑप्शन ऐसे देता है तो आपको 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे एप्लीकेबल रहते हैं। ये चीज़ आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दिए जा रहे हैं मानदेय, वर्तमान में जो दिए जा रहे हैं वो चीज़ कितने हैं। तो देखो 1 जुलाई 2019, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पेन का कलर यहाँ पे मैं चेंज किया, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रेड में है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिए जा रहे हैं मानदेय में अगर इसको हम देखें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है भारत सरकार द्वारा 2700 रुपये, राज्य शासन द्वारा दिया जाता है 3800 रुपये। कुल प्रदाय अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, 7, 15, 5 हासिल आई, 1, 2 और 1 3, 3 और 1 6, 6500 रुपये कुल प्रदाय आपको दिया जा रहा था। 1 जुलाई 2019 से मानदेय ये दिया जा रहा था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय कका जी, है ना। तो ये कका जी ने क्या घोषणा किया है अपने इसी साल के बजट 2023-24 में, बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान निधि जो उनकी मानदेय जो है वो बढ़ाकर कितना किया गया है जी, 6500 से ठीक 4500 इंक्रीज़ किया गया, 10,000। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाला है वो क्या है कि जो बजट 2023-24 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितना है, 10,000। वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि अगर आप देखेंगे तो वृद्धि कितना हो रहा है, 10,000 में इतना माइनस करोगे तो यहाँ से पता चलेगा 3,500 का वृद्धि हुआ है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भारत शासन द्वारा 1350 रुपये दिया जा रहा था 1 जुलाई 2019 से, राज्य शासन द्वारा 1900 रुपये दिया जा रहा था। और कुल प्रदाय मानदेय राशि कितनी होती है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3250 रुपये कुल प्रदाय राशि थी, ठीक है, 3250 रुपये कुल प्रदाय राशि थी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की। तो इनको इनमें इनके जो मानदेय है अभी इसको बढ़ाकर इस योजना से
इस बजट वर्ष से कितना किया गया है, 7,500 किया गया है। बजट वर्ष 2023-24 में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय कितना किया गया है, तो ये 7,500 किया गया है। इसमें कितने की वृद्धि हुआ है पूछा जाए तो 7,500 में से अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको 7,500 में से 3,250 रुपये घटाएंगे तो शून्य का शून्य, 10 में 5 गया 5, फिर से 5 में से 2 गया 3, है ना, 10 में 5 गया 5, और 5 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 4 में से 2 आएगा, और फिर यहाँ से 7, 7 में से 2 गया, कितना होगा, 7 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, रुको 7 5 0। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है, 7,500 और 3,250, तो 4,250 का वृद्धि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर आप मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो भारत शासन द्वारा उनको दिया जाता है 2,100 रुपये, राज्य शासन द्वारा उनको दिया जाता है 2,400 रुपये, और कुल मानदेय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी है, 4,500 रुपये। और अगर वर्तमान में जो बजट जो बढ़ाया गया है, छत्तीसगढ़ के बजट में इनका मानदेय जो बढ़ाया गया वो 5,000 बढ़ाया गया, 4,500 में से 5,000 बढ़कर कितना हुआ, 500 रुपये की वृद्धि हुई है इनके इसमें। 4,250 रुपये आंगनबाड़ी सहायिकाओं की इसमें वृद्धि हुई है, और 3,500 रुपये की वृद्धि आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जनसंख्या के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के मापदंड। किस किस आधार पर आंगनबाड़ी को स्वीकृत किया जाता है, तो ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र इस तरीके से अलग अलग छपा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो दोनों ही स्थान पे एक ही प्रकार से जो मानदंड है वो अपनाया गया है। सबसे पहले ये देखें कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किस किस उसमें की जाती है। 400 से 800 की जनसंख्या पर, ग्रामीण हो चाहे शहरी, 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। 800 से 1,600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, और 1,600 से 2,400 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। ठीक है ना, आंगनबाड़ी एक संकुल के अंतर्गत आते हैं, और इस संकुल के अंतर्गत जितने भी आंगनबाड़ी आते हैं तो एक संकुल के अंतर्गत, एक ही संकुल के अंतर्गत बहुत सारे आंगनबाड़ी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने स्थापित किए जा सकते हैं, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी नहीं होगा, ये मिनी आंगनबाड़ी होगा। ठीक, और आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र क्या होगा, 300 से 800 की जनसंख्या पर, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का मापदंड क्या है, 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा, और 300 से 800 की जनसंख्या पर ये आंगनबाड़ी केंद्र एक उसमें आ जाएगा, है ना, एक बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा और एक यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आपको आंगनबाड़ी का अलग अलग योजना देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मिनी आंगनबाड़ी होता है और कहीं कहीं आंगनबाड़ी होता है। तो आंगनबाड़ी कहाँ पे होगा, जहाँ पे 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 2400, 1 2 3। और मिनी आंगनबाड़ी कहाँ कहाँ मिलेगा, जहाँ 150 से 400 होगा। और वैसे आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कहाँ पे मिलेगा, 300 से 800 की जनसंख्या पे मिलेगा, है ना। और आदिवासी क्षेत्र में जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है वो कहाँ पे मिलेगा, 150 से 300 की जनसंख्या पे मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, यहाँ पे हमको बहुत सारा आज पढ़ाई करना है और एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। ये चीज़ आपको रिवीजन के रूप में आप जहाँ पे भी किचन में हैं, आंगनबाड़ी में, कहीं पे भी इसको कंटिन्यूसली लगा के सुनते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। ठीक है, चलिए बार बार सुनिए इसको, आपको रिवीजन हो के सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, चलो, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जारी की है वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र हैं 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। मतलब नहीं सही में अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं तो 46,660 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं मिनिमम। ठीक है, संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, 46,140। ठीक है ना, 46,140। मतलब इतना तो फिक्स है कि 46,140 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके यहाँ कार्यरत हैं। राइट, अब देखो इसमें मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितना स्वीकृत है, 5,814 आंगनबाड़ी केंद्र मिनी वाला आपको अप्रूव्ड है, स्वीकृत है। और संचालित इसमें से कितनी है, 5,654।
5,654 आंगनबाड़ी आपको मिनी आंगनबाड़ी संचालित है। संचालित वो है जिसमें अभी काम हो रहा है। स्वीकृत मतलब बजट में इन चीज़ों की स्वीकृति प्रदान की गई है कि हाँ भाई यहाँ भी आप खोल लो इस जगह पे, लेकिन वहाँ अभी संचालित नहीं हो पाया है। तो इस तरीके संचालित और स्वीकृत आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो संचालित जो है वो एक तो आपको डेटा याद रखना है, वर्तमान में कितनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो 46,140। वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो 5,654। ठीक है, ये दोनों आंकड़ा 46,140 और 56,54, ठीक है ना, 56,54 और 46,140 आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व ICDS योजना के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था क्या क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। पूरक पोषण आहार, जैसा कि ऊपर वाले जो आपने स्लाइड में देखा, फिर से लेके आता हूँ। पूरक पोषण आहार यहाँ पे 6 माह से 6 आयु वर्ष तक के बच्चे हैं, है ना। तो अब इसी को हम समझ रहे हैं कि 6 माह से 6 आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए जो पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है वो किस किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार कैसे कैसे दिया जा रहा है। हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड जो पैकेट प्रदान करती हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, वो चीज़, इसमें रागी मूंगफली का भी समावेश होता है। ठीक है ना। 6 से 3 आयु वर्ष के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम का, 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम प्रतिदिन, सप्ताह में 6 दिवस हेतु, है ना, सप्ताह में 6 दिवस हेतु 200 ग्राम प्रतिदिन, मतलब 1 किलो का पैकेट होगा लगभग। ये 200 ग्राम 6 दिन खाना है, तो ये 200 ग्राम 1200 हो गया, गुणित 6, 200 गुणित 6 करोगे तो 1200 नहीं होगा जी। तो 1200 ग्राम मतलब 1 किलो लगभग का पैकेट इनको प्रोवाइड किया जाता है हर हफ्ते के लिए, और आपको हर हफ्ते कलेक्ट करना होता है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु सप्ताह में 6 दिवस के लिए कितना दिया जाता है जी, 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 1500 गुणित 6 अर्थात 900 ग्राम। इट इज़ ऑल्सो नियर अबाउट, मतलब ये भी लगभग 1 किलो के आसपास आपको पैकेट मिलता है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए भी पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि जो पूरक है वो जो खाना भोजन खा रहे हैं महिलाएं, जो घर में खाना खाती हैं पौष्टिक भोजन, उसके अतिरिक्त उनके पोषण के लिए जो दिया जा रहा है वो पूरक पोषण है। ये खाना नहीं होता है, ये पूरक पोषण है। ठीक है ना, सप्लीमेंट है, इसको आपको खाने के अतिरिक्त खाना है। ये वो चीज़ें हैं ताकि हम एक अच्छे विकास को हासिल कर सकें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना। 6 माह से 3 आयु वर्ष के लिए 125 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 200 ग्राम, गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए 150 ग्राम प्रतिदिन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। 3 से 6 आयु वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण, पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार। ठीक है ना। तो 3 से 6 आयु वर्ष के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जाता है। ये उनका जो मेन्यू है वो बढ़ता ही बढ़ता है। 3 से 6 आयु वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है। क्या समझ आया। और इसके साथ साथ क्या दिया जाता है, गर्म भोजन भी दिया जाता है, ताकि वो कुपोषण घर में जाके खाएंगे कि नहीं खाएंगे थोड़ी न भरोसा है, तो इसीलिए पहले यहीं पे खा लो और फिर लेके भी चल देना, ऐसा होता है। सरकार मतलब पोषण पे कितना ध्यान दे रही वो चीज़ देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेडी टू ईट फूड का निर्माण कौन करता है जी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह वगैरह भी करती हैं, लेकिन इसका जो निर्माण और प्रदाय का जो कार्य करता है वो कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अप्रैल 2022 से ये चीज़ कर रहा है। ठीक है। नाश्ता एवं चावल आधारित पके हुए गर्म भोजन का सूखा राशन प्रदाय कौन करता है, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। कौन कर रहा है, नाश्ता और चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन जो होते हैं उनका सूखा राशन कौन प्रदान करता है, महिला एवं स्वयं सहायता समूह। लेकिन रेडी टू ईट फूड होता है, रेडी टू ईट फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी, उसमें सूक्ष्म बारीक महीन कण होते हैं जो बच्चों के लिए पोषण का कार्य करते हैं। तो वो जो रेडी टू ईट फूड होता है वो चीज़ छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी किया जाता है।
और जो नाश्ता और चावल आधारित भोजन है वो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदान किया जाता है सूखा राशन के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के ऊपर। बेसिक सारी चीज़ें आपको पता है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो चीज़ मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चलो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2019। काका ने क्या बोला? गांधी जी का सपना है तो हम करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये काका और गांधी दोनों जी के सम्मिश्रण से क्या बना? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। इसका उद्देश्य क्या है जी? NFHS 4, NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब आयोजित हुआ है? 2015-16 में आयोजित हुआ। ये प्रश्न एक बार व्यापम में पूछ चुका है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। NFHS 4 का संबंध किस वर्ष से है? तो 2015-16 से है। कि सर्वे रिपोर्ट से क्या मिला? 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 39 आयु वर्ग के 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। कौन कितना परसेंट याद रखना है? कुपोषण से कितने पीड़ित हैं याद रखना है जी? 37.7% हैं, याद रखना है। और एनीमिया से पीड़ित महिलाएं कितनी हैं? 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 6 आयु वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना है। ये जो डेटा दिख रहा है इसको मुक्त करना है। गर्भवती महिलाओं तथा 15 से इतने वर्ष की महिलाओं को एनीमिया मुक्त करना है, ये इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? पहला तो कुपोषण मुक्त करना, दूसरा एनीमिया मुक्त करना। कुपोषण मुक्त भारत और एनीमिया मुक्त भारत, है ना। कुपोषण का दर कितना है? 37.7% और एनीमिया का दर कितना है? 47%। याद रहेगा क्या? चलो अब इसके लाभार्थी देख लो। चूंकि हम यहाँ पे 6 वर्ष तक के बोल रहे हैं, तो 6 वर्ष तक के बच्चे जो कुपोषित होंगे और एनीमिया से पीड़ित होंगे, और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं, तो यहाँ पे महिलाएं भी आ गई। अब गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पे आएंगी, है ना। गर्भवती महिलाएं एनीमिया की कमी से ज़्यादातर जो बच्चों का जो वो होता है, अबॉर्शन होता है, वो इसी कारण होता है, चूँकि महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लाभार्थियों का चिन्हांकन किस आधार पर किया जाता है? कुपोषित बच्चे, 6 आयु वर्ष के बच्चे का चिन्हांकन किस जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा? एनीमिक बच्चों का जो चिन्हांकन कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग करता है। महिलाओं का चिन्हांकन कौन करता है? वो भी स्वास्थ्य विभाग ही करता है। अर्थात यहाँ पे दो जो सरकार की एजेंसीज हैं वो शामिल होती हैं। एक है महिला एवं बाल विकास, एक है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग किन 2 लोगों को कवर करता है? स्वास्थ्य विभाग एनीमिया को कवर करता है, और जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो आपके कुपोषण को कवर करता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सेवाएं क्या क्या प्रदान की जाती हैं? पहला तो पौष्टिक आहार दिया जाता है। पौष्टिक आहार क्यों दिया जाता है? ताकि आपके कुपोषण खत्म हो जाए। एनीमिया, खून की कमी है तो उसको भी आप कुछ खाना पीना खिला के उसको आप बढ़ा दो। अब खून की कमी है तो चेकअप करवाओगे तो आपको क्या चाहिए? परामर्श सेवाएं समय समय पे मिलते रहो भैया, ब्लड चेकअप वगैरह करते रहो, ये सब चीज़ के बारे में, है ना। तो अब इसमें और देखो क्या क्या लिखा है, उसको पढ़ दे रहा हूँ। चलिए, 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चों तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पौष्टिक आहार के रूप में गरम पौष्टिक भोजन, दलिया, खिचड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, स्थानीय स्तर पर जो भी विशेष अनाज बनता है वो, और इसके अतिरिक्त पौष्टिक आहार यथा अंडा, फल, दूध, समुदाय को स्वीकार्य उच्च प्रोटीन युक्त आहार का प्रदान किया जाना इसमें लिखा गया है। ठीक है ना, इसमें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। डन। इसके बाद परामर्श सेवाएं क्या है? स्वास्थ्य विभाग की मेतानिन, महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं, कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है ना, ये कंसल्ट करती हैं, ये उनको बताती हैं भैया ऐसा खाओ, नहीं बहन जी आप ऐसा खाइए तो आपके बच्चा स्वस्थ रहेंगे, या बहन जी आप ऐसा खाइए तो आपको एनीमिया नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी लड़की लोग किसके उसमें जाते हैं? वो पिक्चर वाले लड़की लोग टाइप बनने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में एनीमिया हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुश्रवण कार्ड, अनुश्रवण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फीडबैक बोलते हैं, है ना। फीडबैक कार्ड क्या है? 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं कुपोषित और एनीमिक बच्चे, और 15 से 49 आयु वर्ग के एनीमिक बच्चों का अनुश्रवण कार्ड, फीडबैक कार्ड बनाया जाता है। अर्थात आपको लिख के दिया जाएगा कि इसमें ये चीज़ है, और उसके बाद आपने खाया कि नहीं खाया उसका आपको फीडबैक लिया जाएगा। मतलब अभी आपका मान लो जाए अभी आपका वेट 5 किलो है और
आपको 4 महीने से खिला रहे हैं, उसके बाद आपका वेट अगर 6 किलो भी नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है पोषण अतिरिक्त प्रदान करने का। तो ये फीडबैक कार्ड बनाया जाता है, फीडबैक कार्ड, फॉलोअप कार्ड मान लो इसको, है ना। इससे आपको बार बार चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से शुरू किए थे, ये खून का स्तर था, यहाँ पे खून का स्तर ये था, और यहाँ पे खून का, यहाँ पे कुपोषण का स्तर ये था। जब ये 4 किलो का था इसके अंदर 2 लीटर खून था, है ना। जब ये 4 किलो का था इसके अंदर 2 लीटर खून था, अभी ये 6 किलो का है तो इसके अंदर 2.5 लीटर खून है। तो ऐसा बोल के अपन चेक करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिलता है। तो इसका एक अनुश्रवण कार्ड बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें महिला का बायोडेटा, कुपोषण एनीमिया का कारण, खान पान तथा दी जाने वाली सेवाओं का परिणाम और विवरण होगा। इट इज़ लाइक अ डिस्चार्ज कार्ड जो बनता है, जो हॉस्पिटल वगैरह में बनता है, वो सारा चीज़, ठीक है ना। और क्या होता है इस योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य सुविधा जैसे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिक बच्चों एवं महिलाओं को आईएफए अथवा सिरप, कृमिनाशक दवा का वितरण, शिविरों का आयोजन और परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। ये अन्य है जो उस योजना के और साथ और किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में नवंबर 2022 की स्थिति में 6 माह से 6 आयु वर्ष के लगभग 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितने बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं, तो 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। ध्यान रहेगा क्या? चलिए ध्यान रखिए और अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का पोषण अभियान अभी हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अब ये पोषण अभियान क्या है? इसको भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका नवीन स्वरूप जो आया 1/8/2022, 1/8 मतलब 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में इसको लागू किया गया। इसके पहले ये पोषण बस था, ठीक है ना, 1.0 नहीं था, ये 2.0 आया है तभी 2.0 हुआ है, के रूप में ये लागू किया गया है। चलो देखते हैं क्या है, इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। मुख्य बिंदु में दिया है कि समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? ग्राम स्तर पर ग्रामवासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूक करते हुए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई, 6 माह पूर्ण किए गए बच्चों का अन्नप्राशन, जन स्वास्थ्य संबंधी संदेश जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के बारे में ग्राम स्तर पर गतिविधि होती है। जन आंदोलन, कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा का व्यापक स्वरूप आपको देखने को मिला। सूचना, शिक्षा, संचार, IEC जो है वो, और इस गतिविधि के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जो आयोजन किया जा रहा है वो चीज़ है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है इसके अंतर्गत? पोषण माह और पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये कब कब हो रहा है ये चीज़ देख लो। राज्य में 1 से 30 सितंबर 2022 तक पोषण माह 2022 का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाला लाइन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि कब से कब तक हुआ था, ठीक। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताओ कि इस साल का जो पोषण अभियान है 2023 का, वो कब हुआ? 2023 का कब हुआ है? मैं आपको जब पढ़ाया था उस समय पढ़ाया था, लेकिन अभी जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग मेरे को बताएंगे कि 2023 का पोषण अभियान कब आयोजित किया गया था, ठीक है ना। विभिन्न, अब देखो इस पोषण पखवाड़ा वगैरह में क्या क्या होता है। विभिन्न गतिविधियां जैसे एनीमिया कैंप, सुपोषण रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार, ग्राम पंचायत नगरीय निकायों की बैठक, पोषण मेला, आयुष विभाग के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, स्वयं सहायता समूह की बैठक, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, गृहमेंट एवं परामर्श, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, VHSND के माध्यम से जागरूकता, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, गतिविधियों और जितने भी सारी चीज़ों का है आयोजन, ताकि केवल और केवल पोषण के प्रति जागरूकता बढ़े। पोषण के लिए जो भी जागरूकता बढ़ाने का प्रोग्राम है वो इसमें किया जा रहा है, ठीक है ना। राज्य में पिछले वर्ष जो हुआ था वो ये था। इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा माह कब मनाया गया? ये भी सितंबर ही था। कब से कब तक चला है ये दोनों चीज़ आप मेरे को बताएंगे, पोषण पखवाड़ा और पोषण माह। आप कमेंट करके बताइए। जिनका तैयारी हुआ है वो लोग कमेंट करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो लोग तो करेंगे ही नहीं, वो तो मेरे को पता है ना। तो तैयारी हुआ है तो पोषण पखवाड़ा और पोषण माह बताओ कब है, और नहीं पता तो गूगल में सर्च करके बताओ कि कब है,
ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनका नाम चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि क्या दिया जा रहा है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रोत्साहन के रूप में क्या दिया जाएगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये और सहायिकाओं को क्या दिया जाएगा? 250 रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर आपने कुपोषण के एक लेवल को ख़त्म कर दिया, आपके गांव के स्तर पे, आपके आंगनबाड़ी में जितने बच्चे हैं वो अगर कुपोषण से बाहर आ गए तो भैया आपको 500 रुपये ऐसे मिलेगा। ये चीज़ एकदम टारगेट बेस है, मस्त है एकदम। हर एक बच्चे का फिर पकड़ पकड़ के खिलाते हैं, मज़ा आता है ना। सबके मुंह में दलिया ठूंस दो, फूल खाते हैं, फिर एकदम बच्चे लोग मोटा जाते हैं। ठीक, चलो पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डेटा संप्रेषण हो रहा है, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण हो रहा है। और पोषण वाटिका क्या है भाई? उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय भवनों, गांव, शहर, उपयुक्त स्थानों एवं घरों की बाड़ियों, छतों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में जानकारी दे दी है, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, है ना। तो आपको उद्यानिकी और आयुष विभाग के माध्यम से आपको क्या मिलेगा जी? छोटा छोटा फल पौधा, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो पोषण है जो घर में आपको लेना है वो सब आपको मिल जाए, ये चीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है क्या? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के बारे में क्या जानते हैं? ये प्रारंभ कब से हुआ है? 6 जून 2009 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाना और कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है ना, कमी लाना, बस इतना ही है। इसके अंतर्गत सेवा और क्या क्या प्रावधान है उनकी सेवाओं में, ये देख लो भाई। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा और बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, और क्या दिया जाता है? प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास किया गया। बच्चों में क्या क्या संक्रमण है उसका पहचान करना है। निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपये सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवा तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। समझ आया? निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1000 रुपये का मानदेय एवं 500 रुपये तक की यात्रा का व्यय का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 से आवश्यकता पड़ने पर कुपोषित बच्चों के परिवहन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हुआ? माह में 2 दिन क्या करना है हमको, मैं एक बार अब इसको हाईलाइट करते चलता हूँ। माह में 2 दिन क्या करना है? संदर्भ दिवस के रूप में मनाना है। निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान मतलब प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे तो अधिकतम 300 रुपये तक की सीमा तक के स्वास्थ्य जांच आप करवा सकते हो। ठीक है ना, कुपोषण से संबंधित। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक का दवा मिल सकता है इसी के तहत। और ज़्यादा दवा चाहिए तो चिकित्सा अधिकारी से मिल लो भैया। किससे? मितानिन से, आंगनबाड़ी से नहीं मिलेगा, चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से और भी दवा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ सकता है। निजी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास अगर जाओगे, प्राइवेट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो 1000 रुपया का मानदेय और 500 रुपया आने जाने के लिए यात्रा व्यय दिया जाएगा लड़का लोग को। ठीक है, और 2016-17 से क्या किए हैं अपन? 2009 शुरू की थी योजना, जो बच्चे लोग को जो परिवहन के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो लोग अपना सुविधा प्रदान करते हैं उनको भी राशि उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। अंतिम इसमें क्या है जी? 2022-23 का इसमें रिकॉर्ड आया है अपने पास। अक्टूबर 2022 तक 59,506 बच्चे इससे लाभ ले चुके हैं। 59,506 बच्चे लाभ ले चुके हैं। बहुत से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बच्चों को इलाज करवाया है। कुल 59,506 बच्चे, 59506, ठीक है ना, 59506 बच्चे आपके इन्हीं योजनाओं के माध्यम से ठीक किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति एवं रोकथाम हेतु प्रयास। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार
कौन सा सर्वेक्षण हुआ है अभी 2015-16? थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था NFHS। ये NF क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फैमिली मतलब परिवार, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और सर्वे मतलब सर्वेक्षण। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 जो हुआ, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है माताओं जी? है ना, 37.7%। देश में कुपोषण की दर कितनी है बहन जी? 35.8%। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये कब हुआ है भाई? 2020-21 लेटेस्ट जो हुआ है ना, इसका डेटा जो 2020-21 के सितंबर वगैरह में आया था ये चीज़, 2020-21 में जो हुआ है इसका डेटा क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है? 31.3%। और देश में कुपोषण की दर कितनी है? 32.1%। ये डेटा याद रखना है क्या सर? बिल्कुल, ये डेटा याद रखना है मैडम, ठीक है क्या? हो जाना है क्या? चलो, कुपोषण की दर में क्या हो रहा है? कितना कमी आया है? 6.4% का कमी आया है। कितना कमी आया है? 6.4%। इस पेज में क्या क्या याद रखना है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कब हुआ? 2020-21, ठीक। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3%। देश में कुपोषण की दर 32.1%, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ये पेज आपके लिए वेरी वेरी IMP, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है क्या? बढ़ें आगे। वेरी IMP क्वेश्चन वाला पेज है ये, यहाँ से आपको आ ही सकता है क्वेश्चन। देखो 3-4 प्रश्न तो मैं आपको बता ही दिया, जितना सर्कल मार के रखा हूँ, जितना लाल लाल पीला पीला है, वो सब एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है? वजन त्यौहार। वजन त्यौहार जानते हैं क्या? जिन जिन के लोग आंगनबाड़ी में ऑलरेडी कार्य करते हैं वो लोग जानते होंगे, और जो लोग आंगनबाड़ी में विजिट करते हैं वो लोग भी जानते होंगे। जन त्यौहार के अनुसार कुपोषण की दर 2012-13 में 40.5% से घटकर 2022-23 में 17.76% रह गई। ये जन त्यौहार के अनुसार है। अब वजन त्यौहार देख लो। वजन त्यौहार क्या बोलता है? कुपोषण का प्रतिशत कितना है? 40.5% 2012-13 में, और 2022-23 में कितना है? 17.76% वजन त्यौहार, ठीक है ना? समझ आया क्या? ये वजन त्यौहार बोल रहा है। वजन त्यौहार के अनुसार राज्य में कुपोषण का जो गत 4 वर्षों में जो दर है उसमें 5.61% का कमी आया है। कितना कमी आया है? 5.61%। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज़ क्या क्या है? वजन त्यौहार 2022-23 में कुपोषण की दर कितनी है? 17.63%। कितनी कमी आई है? 5.61% की कमी आई है वजन त्यौहार के अनुसार। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलता है कि राज्य में कुपोषण की दर कितनी है? 31.3%। तो ये दोनों ही डेटा आपको याद रखना है। वजन त्यौहार जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने मेहनत से इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, और उनकी जो डेटाएँ हैं उनके हिसाब से 17.76% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं, है ना। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो जारी करता है उसके हिसाब से ये जो कुपोषण की दर है छत्तीसगढ़ में वो 31.3% है। तो दोनों ही डेटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उम्र के अनुसार वजन की स्थिति पर NFHS 5 और CNNS के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ये विशेषण नहीं है, ये विश्लेषण है, करते हैं तो 2018 में राज्य में 40% कुपोषण दर्शाया गया था। NFHS 5 के प्रतिवेदन में कुपोषण 31.3% पाया गया है। स्पष्ट है कि 2018 से 2021 के मध्य कुपोषण में 8.7% की कमी आई है, ठीक है। ओवरऑल इस पेज का इसका कंक्लूजन क्या है, इसका जो उपसंहार या फिर निष्कर्ष क्या है कि इस पूरे लाइन का मतलब है यहाँ पे 8.7% की कमी 2018 से 2021 के मध्य आई है, ठीक है। चलें आगे। चलिए देखिए क्या लिखा है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। अब चूंकि हम महिला एवं बाल विकास के विभाग के अंदर हैं तो हम किशोरी बालिकाओं के लिए योजना देखेंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट का विराम लूँगा, मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद आप लोगों से मुखातिब होता हूँ।
चलिए बढ़ते हैं, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की बात करते हैं। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना का संचालन राज्य के सभी 27 जिलों में किया जा रहा है। 27 जिले, अभी कितने हैं? 33 जिले। तो ये 27 जिले से अभी ये 30 जिला हो चुका है, ठीक है। 3 जिला अभी भी बचा है, ये 3 जिला को अभी छोड़ के रखना है। समझ आया क्या? ये 27 जिला किसके हिसाब से है? आपके क्या बोलते हैं उसको, जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से है। अब हमारे पास कितना जिला हो गया है? 33 जिला हो गया है। तो 33 जिले के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में 27 जिला लिखा है, तो अभी आपको ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, इसके लाभार्थी कौन है? 11 से 14 आयु वर्ष की साला बाह्य किशोरी बालिकाएं हैं, ठीक है। चलो, इस योजना के अंतर्गत सेवा क्या क्या मिलता है? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत IFA का वितरण, हेल्थ चेकअप एवं रेफरल सर्विसेज। सभी हितग्राही बालिकाओं को माह में कम से कम एक बार सामान्य स्वास्थ्य जांच किशोरी दिवस के नाम से किया जाएगा, ठीक है ना। किशोरी दिवस का जो आयोजन है वो हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज के अंतर्गत होता है। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। शाला त्यागी बालिकाओं को शिक्षा की प्रमुख धारा में वापस प्रवेश दिलाना इस योजना का एक वो है, सेवा है। लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल मतलब किशोरी बालिकाओं में स्वस्थ एवं सकारात्मक व्यवहार विकसित करने हेतु आवश्यक कौशलों का विकास करना। सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, उपयोगी सार्वजनिक सेवाओं जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, पंचायती राज संस्थाएं, थाना इत्यादि का भ्रमण एवं प्रतिनिधियों से चर्चा, ये इस योजना में इसमें प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। गृह प्रबंधन के आवश्यक घटकों का प्रशिक्षण यहाँ पे इस योजना के सेवा के अंतर्गत, इस योजना की सेवा अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ पूरा ध्यान रखिए। अब मैं आपको क्लास के सेकंड सेगमेंट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्लास के इस पोर्शन में मैं आपको महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु जो योजना, कार्यक्रम और जो आयोग, बोर्ड वगैरह संचालित किया जा रहा है उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी तक मैं आपको योजनाओं और जो कार्यक्रम था उनका भी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था। अब फिर ये वाला पोर्शन में आपको जो आयोग, अधिनियम वगैरह से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला जो यहाँ पे योजना है वो है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का जो आरंभ किया गया वो कब शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। भारत शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूर्व संचालित योजनाओं को संशोधन करते हुए नवीन घटक शामिल करते हुए सभी महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ किया है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य, ठीक है। संबल के तहत इतनी सारी उपयोजनाएं हैं। क्या क्या है? महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करना, महिला हेल्पलाइन की स्थापना करना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना, ठीक। सामर्थ्य उपयोजना के तहत क्या क्या है? सामर्थ्य उपयोजना के तहत है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आरंभ किया गया, ठीक है। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए शक्ति सदन की स्थापना हो रही है और सखी निवास को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, अब मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक में जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका आरंभ किया था माननीय श्री प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। महिलाओं को आज भी अल्प पोषण प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। देश में हर तीसरी महिला अल्प पोषित है, ये उसके पूरे जीवन चक्र में चलता रहता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, उसके सुधार के लिए गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक काम करती हैं और बच्चे को जन्म देने के वक्त के पहले भी काम करना शुरू कर देती हैं। शरीर इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। बच्चे इस प्रकार वे अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ होने से रोकती हैं और पहले 6 माह में अपने नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने के अपने सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या किए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 1/1/2017 अर्थात 1 जनवरी 2017 से इस योजना को लागू किए
और प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ दिए होगा। इसके लाभार्थी कौन हैं? सभी महिलाएं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको छोड़ दें, है ना, किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, और मतलब एक ही चीज़ एक ही महिला को ना मिले, ऐसा सारा चीज़ इसमें इंतज़ाम किया गया है। ठीक है ना। ऐसी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है, या जो वर्तमान में लागू किसी अन्य जो किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्रता रखती हैं। ठीक है ना। किनको छोड़ना है? जो जॉब में हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनको छोड़ देना है, बाकी सभी इसके लक्षित लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या है? प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किश्तों में कितना दिया जा रहा है? 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है। प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपये एवं द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एक मुश्त राशि 6,000 रुपये देय होगी। ये लागू है। ठीक है ना। ये 2022-23 से द्वितीय संतान के लिए भी कितना दे रहा है? 6,000 रुपये। समझ आया क्या? चलिए, इसकी उपलब्धि आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। 2022-23 में दिसंबर 2022 तक कुल 2,71,123 हितग्राहियों का आवेदन ऑनलाइन दर्ज हुआ। इसमें 97,411 जो हितग्राही हैं उनको भुगतान किया गया है। कितने? 97,411 लोगों को इस योजना का भुगतान किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसमें क्या है? मिशन शक्ति का एक जो घटक है वो संबल के अंतर्गत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हम अपने देश के जितने भी बेटियों को बचाने के लिए, जो भ्रूण हत्या है उसको कम करने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अभिनव प्रयास किया और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में ये चीज़ शुरू किया। ये भारत शासन द्वारा पूरे देश के 100 चयनित जिलों में आयोजित किया जा रहा है। 22 जनवरी 2015 से लागू किया जा रहा है। 22 जनवरी को ऐसा क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम इस दिन। तो 22 जनवरी 2015 से लागू है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला का वर्ष 2015 में चयन हुआ था और बीजापुर जिले का वर्ष 2018 में चयन किया गया, जिसमें प्रति जिला 50 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान रखा गया था। ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया गया है। क्या समझ आया? कि सारी चीज़ों का जो चयन है वो केवल और केवल बेटियों को बचाने और उनको पढ़ाने से संबंधित है। ठीक, चलो। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना। उद्देश्य से बार बार प्रश्न आता है, पूरा पढ़ रहा हूँ। बालिकाओं को उत्तरजीविका एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना। 3 उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ है। ठीक है ना। योजना का लक्ष्य क्या है? बाल लिंगानुपात में कमी लाना, बालिकाओं के पोषण में सुधार लाना, ICDS कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना। ठीक है ना। बालिकाओं में शाला त्याग की दर बहुत ज़्यादा होती है, जिसे कम करना है। बेटियों को पढ़ाइए, ये मोदी जी बार बार बोलते हैं। ठीक है ना। हमारा केंद्र सरकार ये चीज़ बोलता है, राज्य सरकार भी ये चीज़ बोलती है। ठीक है। और आशा है कि आप भी अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे और ख़ुद भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो देखो क्या होता है। सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसी योजना के अंतर्गत का पार्ट है। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन करना। जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना और बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अन्य जो उद्देश्य हैं, जिले हेतु मापदंड अनुसार व्यय सीमा 20 से 30 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित है। इस वर्ष हेतु 2022-23 के अनुपूरक अनुदान में 1.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस योजना पर्टिकुलर के लिए किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये जो हमारे राज्य में जो बजट
वो है वो 1,60,00,000 रुपए है। मतलब 1.60 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति के घटक सामर्थ्य, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये चीज़ हम देखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक, ये सामर्थ्य घटक के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं जिले में स्थापित जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में 8 पदों का प्रावधान किया गया है। यहाँ से क्या होगा? इनको जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका अनुश्रवण करना है, उनका रिव्यू करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और जो भी इस मिशन के जो वो हैं घटक हैं उन सभी को एक साथ समन्वित करना, इसका यूज़ है। ठीक है ना। अब क्या बना है? एक मिशन शक्ति संबल, मिशन शक्ति का घटक है संबल, जिसके अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसे सीडा, विच मीन्स द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने, संरक्षण के अनेक वैधानिक प्रावधान के बावजूद भी आप सभी जानते हैं कि घरेलू हिंसा एक समाज में फैली सबसे बड़ी बुराई है ना। इसे समाप्त करना, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, डायन, टोनही, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, भ्रूण हत्या इत्यादि के रूप में हिंसा समाज में विद्यमान है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? प्रदेश के मुख्यालय रायपुर में जुलाई 2015 में स्थापित किया गया है। इसका प्रारंभ भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार की सहायता से किया गया है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उन सभी हिंसाओं को रोकना और जो हिंसाग्रस्त जो महिलाएं हैं उनको एक शेल्टर, उनको आश्रय प्रदान करना। जब समाज उनको साथ नहीं देता है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के सभी नागरिकों को साथ लेकर चले। तो इसी क्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है। वन स्टॉप सेंटर में सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय की विवाहित, अविवाहित, विधवा, परित्यक्त महिलाएं, बालिकाएं, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं, जो सलाह, सहायता, मार्गदर्शन एवं संरक्षण के लिए इस जगह पर आ सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 27 जिलों में 27 सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सभी प्रकार की सुविधा व सहायता तत्काल उपलब्ध कराना, जिसमें क्या क्या होता है? अस्थायी आश्रय, चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं सम्मिलित हैं। ये सभी सखी वन स्टॉप सेंटर में प्रदान की जाती हैं। ठीक है। और क्या क्या सुविधा है इसको अब समझ लीजिए और स्पेसिफिक यहाँ पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। आपातकालीन सहायता एवं बचाव की जो सेवा है, सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा पीड़ित या संकटग्रस्त महिला को 181, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है, ये याद रखना है, 181 और या 122 112 जो एक के नंबर सब ओवर 112 में डायल करना, डायल 112 जो होता है, अथवा अन्य माध्यम से तत्काल उस स्थान से हटाकर आवश्यकता अनुसार निकटस्थ चिकित्सालय अथवा आश्रय गृह में भिजवाया जाता है। चिकित्सकीय सहायता क्या प्रदान की जा रही है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निकट के चिकित्सालय में भेजना है, उसकी जांच करानी है, उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया में जो भारत सरकार के जो महिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जो प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो होता है। ठीक है। जो प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर,
वो पूरा सेम टू सेम चलेगा। ठीक, चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि महिलाओं के साथ हिंसा हुई है तो उनको FIR दर्ज करवाने में सहयोग करना। ठीक है ना, ये वन स्टॉप सेंटर द्वारा इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की सहायता आवेदक महिला को दी जाती है। ठीक है ना, FIR करना है, DIR करना है, NCR करना है, दर्ज करने में सहायता उपलब्ध कराना। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परामर्श, सलाह व सहायता देना। मनोवैज्ञानिक, जब महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो जनरली वो किसी को बता नहीं पाती हैं, ये चीज़ आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, और ये हिंसा जरूरी नहीं कि मारपीट को ही हिंसा कहा जाए, ये हिंसा मौखिक भी होती है, अर्थात किसी के शब्दों से भी आपको आघात पहुंचता है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो मनोवैज्ञानिक जो आपको उस समय चोट पहुंचती है, उसी मनोवैज्ञानिक जो परामर्श है, सलाह है, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, ये जो मनोवैज्ञानिक सलाह है, इसकी प्रक्रिया क्या है कि महिलाओं को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दक्ष परामर्शदाताओं की सेवाएं वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध कराई जाती हैं। परामर्शदाता द्वारा उचित रीति नीति से महिला का आत्मविश्वास जागृत करने एवं वांछित सहायता व सलाह देने तथा महिला अधिकारिता के सभी अवयवों को अवगत कराने की कार्यवाही की जाती है। जैसा मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की हिंसाएं हैं। जब आप पूरे महिला एवं बाल विकास विभाग की जो महिला हिंसा, जो घरेलू हिंसा के जो टाइप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हिंसा के अलग अलग प्रकार हैं कानून में। तो आपको वो सारे प्रकार के यहाँ पे कानून के जो लिखित हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए विधिक सलाह। विधिक सलाह क्या होता है? हिंसा से पीड़ित महिला अथवा विधिक सहायता की जरूरतमंद महिला को सलाह, प्रकरण दायर करने में मदद तथा अभियोजन को प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। प्रकरणों को यथासंभव समय सीमा में समाप्त करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के प्रावधानों के अधीन अनुरोध किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको जो लीगल एडवाइस है, लीगल एड जो है, लीगल सहायता जो है, वो सारी की सारी सहायता भी मिल जाती है। मतलब ये एकमात्र स्थान है जहाँ से आपको हेल्थ के लिए भी आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के लिए भी आप यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पे आपको कोई लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप पा सकती हैं। आपको अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप किसी को नहीं बता पा रही हैं, अपनी फैमिली में नहीं बता पा रही हैं, अपने फ्रेंड्स में नहीं बता पा रही हैं, यू कैन कम एंड गेट काउंसलिंग देयर, है ना। ये काउंसलिंग सेंटर भी होता है। तो हेल्थ, पुलिस, लीगल एड और काउंसलिंग सभी प्रकार के हेल्थ आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आपके पास घर नहीं है, आपकी ऐसी स्थिति हो जा रही है कि आप कहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर या फिर ये आश्रय स्थल भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से आपको काम ढूंढने के लिए भी ये लोग मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका हिस्सा बहुत सी महिलाएं, जिसका भाग बहुत सी महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जब यहाँ सेवाओं में आएँ तो अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप लेकर जाएं। ये बहुत ही अभिनव प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन आश्रय सुविधा में क्या है? 5 बेड की व्यवस्था होती है आपातकाल के लिए। पीड़ित महिला को अधिकतम 5 दिवस अथवा अस्थायी आश्रय दिया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त महिलाओं, बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार स्वाधार गृह, अल्पकालीन आवास गृह, नारी निकेतन, बालिका गृह इत्यादि में तत्काल आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना, तो डरने की कोई चिंता नहीं है, सरकार आपके साथ है, आपको जो भी समस्या हो बताने का है। ठीक, आपातकालीन आश्रय सुविधा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है ना, स्पेशली शुरू के 5 दिन तो आपको वन स्टॉप सेंटर में, फिर अगर और ज़रूरत पड़ा तो फिर आपको स्वाधार गृह, अल्पकालीन आवास गृह, नारी निकेतन, बालिका गृह सभी जगह पर आवश्यकता अनुसार आपको भेजा जाएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दक्ष कर्मचारियों की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है ना, सभी नवीन जिलों में भी ये खोला जाना है। 27 जिलों में नवंबर 2022 तक 35,255 प्रकरण में से 33,199 का निराकरण किया जा चुका है। देखिए कन्वर्जन रेट देखिए, 35,255 में से 33,199 का यहाँ पे निराकरण किया जा चुका है। 13,001 प्रकरणों में पीड़िता को आश्रय प्रदान किया गया है। 13,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनको अलग अलग जगह, जहाँ पे स्वाधार गृह, नारी निकेतन और जितने भी स्थान हैं उन सभी जगहों पे आपको क्या दिया गया है? आश्रय प्रदान किया गया है। समझ आया क्या?
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं महिला हेल्पलाइन, जो मैंने आपको बताया 181 8 मार्च 2016 से शुरू है। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की जो भी आपको समस्या है, आपको 181 और एक 112 दोनों ही नंबर आपके लिए स्पष्ट है, अवेलेबल है। आप ये निःशुल्क है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत फ़ोन कीजिए, आपको तुरंत हेल्प मिलेगा। ये सरकार की सहायता है, ठीक है क्या। चलो अब देखते हैं आगे। चलो ये वाला चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। आगे का जो स्लाइड है वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। आगे हमारा एक और सेशन होगा, उस सेशन के लिए आपको ये सेशन पे मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो चीज़ ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। बार बार सुनते रहिए इसको। यहाँ से आपको आज़ाद CGPSC एकेडमी, आज़ाद CGPSC एकेडमी के हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब करके रखें। जब भी आएगा नोटिफिकेशन रिंग वगैरह सबको दबा के रखना है, आपको हमेशा सारी चीज़ों के लिए हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो आज का ये सेशन मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। इसको आप पढ़िए और जहाँ पे भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट अस, हम आपकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद,